नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और ये जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है दोस्तों, इसमें हमारा है लेक्चर नंबर 28। जी हाँ, इससे पहले 27 लेक्चर समाप्त हो चुके हैं, जिसमें हम लोग लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो उन सारे लेक्चर्स को आप ज़रूर देखिएगा। और आज के इस लेक्चर नंबर 28 की कहानी को हम शुरू करते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन लेक्चर होगा। और किस चीज़ को टारगेट करेगा? ये आपकी यूनिट नंबर 6 नए सिलेबस के अनुसार उसको टारगेट करेगा। उसके अंदर जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, अर्थव्यवस्था, उसको टारगेट करेगा। और उसके अंदर भी एग्जैक्टली जो बैंकिंग वाला पोर्शन होता है उसको टारगेट करेगा। तो आइए आज की इस सीरीज में लेक्चर नंबर 28 को दोस्तों हम लोग करते हैं स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे की भी कहानियां दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि प्रश्न कैसा बना था। तो ये एक लास्ट ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि पहली बार 2023 में बैंकिंग संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था। 2022, 21, 20 इन सब में आरबीआई या बैंकिंग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न जो है हमको देखते हुए मिलता ही है कि आरबीआई का एक्ट किस साल आया था। एक क्वेश्चन आया था कि आरबीआई का जो एक्ट है वो किस साल आया था, तो वो 1934 में आया था। एक क्वेश्चन तो यही है, इसको याद रखना, आरबीआई का एक्ट कब आया था? 1934 में। तो इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जो 2023 में क्वेश्चन आया था उस पर थोड़ा सा ज़रा ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता था कि बॉस ये बताओ कि 1980 में भारत में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण आप समझते हो? जब किसी प्राइवेट बैंक के अंदर कम से कम 51% पैसा, 51% पैसा कौन लगा देता है? गवर्नमेंट लगा देती है। तो 50% से ज्यादा पैसा जैसे ही आपने लगाया तो वो बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। तो इसीलिए हम इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? नेशनलाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीयकरण। प्राइवेट बैंक को गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है वही नेशनलाइजेशन कहलाती है। एक शब्द और सुन लो, आपको आगे आज की वीडियो में ये शब्द काफी देखने को मिलेगा, नेशनलाइज्ड। नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ये क्या होती हैं? तो नेशनलाइज्ड बैंक का ही दूसरा नाम होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक का ही दूसरा नाम क्या होता है? पब्लिक सेक्टर बैंक। जी हाँ, तो या तो आप सरकारी बैंक बोल दो सामान्य भाषा में, या पब्लिक सेक्टर बैंक बोल दो थोड़ी फॉर्मल भाषा में, या फिर नेशनलाइज्ड बैंक बोल दो। इन तीनों स्टेटमेंट्स का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो 1980 में भारत के अंदर कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो उसके अनुसार दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये सही जवाब था। अब इसी से संबंधित जो मैं क्वेश्चन आपके लिए बना के लाया हूं वो आप देखिएगा। ये देखो क्या कहता है क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि व्हेन वाज नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स डन इन इंडिया। यहां पर एक शब्द और जुड़ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन में, व्हेन वाज फर्स्ट नेशनलाइजेशन, यानी कि हमारे देश में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो दोस्तों उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी का ही एक स्टेप था कि नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ऑप्शंस देख लीजिए, 19 जुलाई 1969, 14 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1950 या 1 अप्रैल 1951। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो है 19 जुलाई 1969। सबसे पहली बार, ये दोस्तों वो तारीख है जब सबसे फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में नेशनलाइजेशन को, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को चालू किया गया था, ठीक है। तो ये तारीख बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा, 19 जुलाई 1969। ओके, 19 जुलाई 1969 के बाद अगली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980। और देखो अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिखाया था 2023 का, उसमें उन्होंने यही पूछा था कि 1980 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 6 बैंकों का। तो 2 बार हमारे देश में राष्ट्रीयकरण हुआ है बैंकों का, एक 1969 19 जुलाई, और दूसरा कब हुआ है? 1980 में हुआ है, ठीक है।
तो ये 2 तारीख, ये 2 सन जो है आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखो, आपको ये तो पता चल गया कि 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, लेकिन ये प्रश्न भी तो बन सकता है कि जब सबसे पहली बार इंडिया में बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था तब आखिर कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 12, 16, 14 या 22? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, टोटल 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया गया, उनका नेशनलाइजेशन किया गया और उनको प्राइवेट से तब्दील करके गवर्नमेंट बैंक्स में कन्वर्ट किया गया। ओके, तो याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को भी, एक दफा मैं यहां पर भी लिख देता हूं। 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और ये सबसे पहली बार था जब देश में राष्ट्रीयकरण देखा गया। और उसके बाद 1980 में जब देश में दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ तो टोटल कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया? तो टोटल 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। बहुत ही खास वीडियो होने वाली है, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। आप लास्ट तक आपने वीडियो देख लिया, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा छोटी सी वीडियो में। उसके बाद और देखो और क्या लिखा है यहाँ पर। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही कीमती टॉपिक है। शॉर्ट में कहते हैं इसको RRBs और फुल फॉर्म होती है रीजनल रूरल बैंक। हिंदी में कहते हैं इसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स होती हैं, वो निम्नलिखित में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आती हैं? क्या वो सहकारी बैंक की कैटेगरी के अंदर आती है, कोऑपरेटिव बैंक्स? क्या वो कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक की कैटेगरी में आती है? क्या वो पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी बैंकों की कैटेगरी में आती है? या फिर वो लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि भूमि विकास बैंक के अंडर में आती है? तो दोस्तों जो RRB होती है, रीजनल रूरल बैंक, ये जो है कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आती है। और कमर्शियल बैंक की कोई आपसे परिभाषा पूछ ले, बोले कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो हर वो बैंक जो मुनाफा कमाना चाहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक। व्यक्ति कई बार ये गलती कर देता है, वो ये समझ लेता है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। नहीं दोस्त, ऐसा बिल्कुल गलत है। हर बैंक जो इस अस्तित्व में आती है उसका उद्देश्य मुनाफा कमाना ही होता है, चाहे सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। ये दोनों ही बैंक कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आती हैं क्योंकि ये दोनों ही क्या कमाना चाहती हैं? मुनाफा कमाना चाहती हैं। उसी प्रकार से जो RRB होती है, रीजनल रूरल बैंक, ये भी कौन सी कैटेगरी में आती है? कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आती है। याद रखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और इसके बाद मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी जो है दिखाना चाहता हूं। RBI हमारे देश में बैंकिंग का जो बेसिक नेटवर्क है वो कैसा दिखाई पड़ता है, बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं। तो पहले तो एक देख लो, फिर थोड़ा जूम भी करूंगा। ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 2 प्रकार की बैंक आती हैं। एक आती है अनुसूचित, जिसको हम स्केड्यूल्ड बैंक कहते हैं, और दूसरी आती है गैर अनुसूचित, जिसको हम नॉन स्केड्यूल्ड बैंक कहते हैं। ठीक है, अब स्केड्यूल्ड और नॉन स्केड्यूल्ड में डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले तो याद रखिएगा। RBI का कौन सा वाला एक्ट है जिसका हमने आते ही नाम लिया था? RBI का 1934 वाला एक्ट है। और इस एक्ट में 1934 वाले अधिनियम में एक अनुसूची है जिसका नाम है सेकंड स्केड्यूल। एक अनुसूची है जिसका नाम है सेकंड स्केड्यूल। तो अब सुनिए परिभाषा। जो बैंक RBI के 1934 वाले एक्ट के सेकंड स्केड्यूल में आती हैं, दूसरी अनुसूची में आती हैं, उनको हम स्केड्यूल बैंक कहते हैं। और जो बैंक RBI के 1934 वाले एक्ट की दूसरी अनुसूची में नहीं आती हैं, उन्हें हम नॉन स्केड्यूल्ड बैंक यानी कि गैर अनुसूचित बैंक बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्लियर हो गई। और प्रीलिम्स फैक्ट के लिए सेकंड स्केड्यूल वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। नॉन स्केड्यूल बैंक के नीचे कोई फ्लो चार्ट ड्रॉ करके दिखाया नहीं गया है बिकॉज ये बहुत लंबी लिस्ट है। एक और डेफिनेशन सुन लो, कई बार आपसे पूछ सकता है कि जो गैर अनुसूचित बैंक होती है, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक, उनके अंदर कितना रिजर्व कैपिटल लगाने की लिमिट होती है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है 5 लाख। जिन बैंक को मात्र और मात्र 5 लाख का रिजर्व कैपिटल अपने पास बना के रखना होता है, उन बैंकों को हम नॉन स्केड्यूल बैंक,
गैर अनुसूचित बैंक कहते हैं। और ये बैंक इस बात को दर्शाती हैं कि ये अभी बहुत ही छोटे लेवल पर काम कर रही है, क्योंकि इनके पास मात्र 5 लाख का रिजर्व कैपिटल इन्होंने बना के रखा है। ठीक है, तो एक ये फैक्ट भी है जो आपको यहां पर फंसने नहीं देगा। उसके बाद अब मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको। यहां पर अब जो फ्लो चार्ट है ये आपको बताएगा कि अनुसूचित बैंक, स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं। तो देखो बॉस, एक आती है कमर्शियल बैंक और दूसरी आती है कोऑपरेटिव बैंक। पहले मैं कमर्शियल बैंक की बात कर लेता हूं। स्केड्यूल्ड बैंक के अंदर कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के अंदर देखो पब्लिक वाली यानी कि सरकारी बैंक भी आती है, प्राइवेट वाली, क्योंकि ये दोनों, ये कमर्शियल बैंक के अंडर में आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं ये सब मुनाफा कमाना चाहते हैं, इसीलिए इनका नाम कमर्शियल बैंक है। तो पब्लिक सेक्टर, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, जितनी भी फॉरेन बैंक होती हैं वो भी कमर्शियल बैंक के अंदर आती हैं। और नीचे देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी, पीछे यही क्वेश्चन था कि आरआरबी किस कैटेगरी में आती है, तो वो कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आती है। ये हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक और फ्लो चार्ट कनेक्ट किया है कि जो सरकारी बैंक है ना, सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में भी फिर इन्होंने 3 कैटेगरी, एक डिटेल में जाते हैं तो आती है कि एक तो एसबीआई और उसकी जो संबंधित बैंक होती हैं, बाकी जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो होती हैं, और बाकी पब्लिक। ये वाला पिंक वाला आप मत भी याद करो, आप सिंपल सरकारी बैंक शब्द याद करो, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, तो अनुसूचित बैंक में कमर्शियल वाली कैटेगरी पूरी हो गई। कमर्शियल वाली में सरकारी, प्राइवेट, फॉरेन और आरआरबी, क्षेत्र ग्रामीण बैंक। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर देखो, कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कौन सी आती है? कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एक आती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक, एक आती है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक यानी कि जिला सहकारी बैंक, और फिर आती है अदर कोऑपरेटिव बैंक यानी कि अन्य सहकारी बैंक। तो कभी भी कोई आपसे पूछ ले, ये प्रश्न बन सकता है कि जिला सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक किस कैटेगरी के अंडर में आती है, स्केड्यूल्ड या नॉन स्केड्यूल्ड? तो पहले तो स्केड्यूल्ड, अनुसूचित। अनुसूचित के अंदर भी एक कमर्शियल होता है, एक कोऑपरेटिव होता है। तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कमर्शियल के अंडर नहीं आती है, कोऑपरेटिव वाले के अंडर आती है, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो इस फ्लोचार्ट से भी आपकी जो बहुत सारी समस्याएं हैं वो सॉल्व की जा सकती हैं, और थोड़ी सी एक नॉलेज भी आ गई होगी बेसिकली आपको कि कैसे डिवाइडेड है कहानी। दोस्तों इस पेज को देखते हैं, यहां पर समझते हैं यहां पर क्या चीज हमको देखने को मिल रही है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा, नॉट शब्द पे फोकस करो पहले तो, निम्नलिखित में से कौन सा काम एक प्राइमरी फंक्शन नहीं है कमर्शियल बैंक का? यानी कि जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं वो इनमें से कौन सा काम प्राथमिक काम नहीं मानती हैं? आप किसी भी कमर्शियल बैंक में जाते हो तो उस कमर्शियल बैंक का इनमें से कौन सा काम प्राइमरी काम नहीं है? तो एक बार ऑप्शन पढ़ना। फंड का ट्रांसफर करना, व्यक्ति को लगेगा अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन क्रिएट करना, उसके बाद लोन क्रिएट करने के बाद जनता को लोन देना, और उसके बाद जनता से पैसा खातों में एक्सेप्ट करना। तो दोस्तों सुनो, अगर आप नीचे की ये 3 चीज देखोगे, साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन, उसके बाद जनता को लोन देना, जनता से पैसा एक्सेप्ट करना, तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट काम, एक प्राथमिक काम नहीं है? ये सारे काम कमर्शियल बैंक करती है, बट क्वेश्चन ये नहीं है कि इनमें से कौन सा काम कमर्शियल बैंक नहीं करती। इसमें से क्वेश्चन ये है कि इन सारे कामों में से ये सारे काम कमर्शियल बैंक करती है, लेकिन इनमें से वो प्राइमरी काम कौन सा नहीं है जिसके लिए कमर्शियल बैंक को बनाया गया था? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफर ऑफ फंड, पैसे का ट्रांसफर करना एक खाते से दूसरे खाते में। ये कमर्शियल बैंक का एक काम जरूर है, लेकिन ये प्राइमरी काम है ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे के 3 जो काम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक यही 3 नहीं होंगे तो फंड का ट्रांसफर कैसे होगा? समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें व्यक्ति जनरली फंस सकता है जब क्वेश्चन को पूरा अच्छे से नहीं पढ़ेगा तो। उसके बाद और देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन है। एक से एक क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं आपके लिए। अब देखो बॉस, अब क्या है, ये भी बहुत अच्छा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये नीचे 4 बैंकों के नाम है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी बैंक सबसे पहली बार हिंदुस्तान में
1770 के अंदर बनाई गई। सबसे पहली बैंक भारत में इनमें से कौन सी थी जिसको 1770 में बना दिया गया? मतलब इससे पहले की कोई बैंक है ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने में बनाई गई थी। तो दोस्तों नाम से ही आप समझ जाओगे, मेरे ख्याल से दिमाग लगाने की इसमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये इंडिया की सबसे पहली बैंक है जिसे कब बनाया गया था? 1770। तो आपके क्वेश्चन में भी आंसर है कि सिर्फ इतना पूछ ले कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन विच ईयर इट वाज क्रिएटेड, किस साल इसकी स्थापना हुई थी? तो 1770 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया की फर्स्ट बैंक थी, ये अंग्रेजों के टाइम पर आई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर, बिकॉज रिसेंटली पिछले साल ये इतना हॉट टॉपिक था, पेमेंट बैंक। देखो यहां पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो पेमेंट बैंक होती है, अभी डिफरेंस भी बताऊंगा कि नॉर्मल बैंक और पेमेंट बैंक में डिफरेंस क्या होता है। जो पेमेंट बैंक होती है जिसको हिंदी में हम भुगतान बैंक कहते हैं, ये इनमें से कितना डिपॉजिट या किस हद तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। मतलब पेमेंट बैंक के पास अगर कोई कस्टमर पैसा जमा करने जाएगा तो कितनी लिमिट तक ये पैसे को जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद ये जमा लेने से मना कर देंगे। तो दोस्तों इसमें जो पहले सही आंसर बताता हूं मैं आपको, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप भी अपने मन में सोच लो। जो लिमिट है दोस्तों वो है 2 लाख। यानी कि जो पेमेंट बैंक है वो अपने ग्राहक से 2 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं लेती। और जबकि नॉर्मल बैंक में लोग 10-10 लाख, 10-10 करोड़ रुपए भी जमा कराते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं लेती। अब सुनो कि जो पेमेंट बैंक होती है, जो पेमेंट बैंक होती है, एक तरफ हमने लिख दिया पेमेंट बैंक और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं यहां पर एक नॉर्मल बैंक। ठीक है, ये हमारी एक नॉर्मल बैंक है जो आप रोजमर्रा में देखते हो। तो देखो सबसे मेन डिफरेंस बता देता हूं, जिसके बाद मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल बैंक आपको डेबिट कार्ड देती है, जी हां साहब देती है। तो जो पेमेंट बैंक होती है ये भी आपको डेबिट कार्ड देती है साहब। नॉर्मल बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देती है, जी हां क्रेडिट कार्ड देती है। तो ये ओके, ये ओके, ये ओके। क्या पेमेंट बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देगी? नहीं देती। क्या नॉर्मल बैंक आपको लोन देती है? जी हां साहब देती है। क्या पेमेंट बैंक आपको लोन देती है? जी नहीं, लोन नहीं देती। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि पेमेंट बैंक में और एक नॉर्मल बैंक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि जो पेमेंट बैंक है ये बहुत ही छोटे लेवल पर काम करती है, बहुत ही स्मॉल लेवल पर। तभी तो मात्र कितना मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट ले रही है ग्राहक से, मात्र 2 लाख। 2 लाख के ऊपर एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद पेमेंट बैंक ना तो क्रेडिट कार्ड देती और ना ही किसी प्रकार का लोन देती अपने ग्राहक को। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। एग्जाम्पल में आपको इसके बता देता हूं, पेटीएम पेमेंट बैंक और उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक, ये सबसे 2 बेस्ट एग्जाम्पल है पेमेंट बैंक के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। क्या क्वेश्चन है? हाँ, कि भैया ये बताइए कि इंडिया में वर्तमान में टोटल कितनी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं। नेशनलाइज्ड बैंक का सीधा सा मतलब क्या हो गया? ये आपसे पूछ रहा है कि बॉस ये बताओ कि भारत में वर्तमान के अंदर कुल कितनी सरकारी बैंक हैं। भारत के अंदर वर्तमान में कुल कितनी सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, खत्म। 18, 14, 12 या 10। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12। अभी इन 12 की 12 बैंक के नाम आपको याद करवाऊंगा टिप्स पे, कभी नहीं भूलोगे आप, हाथों हाथ याद करवाऊंगा ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो हिंदुस्तान में एट प्रेजेंट दोस्तों कितनी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, कितनी सरकारी बैंक हैं? 12 सरकारी बैंक हैं। अभी दिखाऊंगा इसका नाम, लेकिन एक क्वेश्चन और समझ लो पहले। एक प्रश्न बनता है कि एक तो बॉस एसबीआई है और एसबीआई के साथ उसकी कुछ सहयोगी बैंक, कुछ एसोसिएट बैंक भी हैं, तो इनकी संख्या कितनी है? एसबीआई हैव हाउ मेनी एसोसिएट बैंक? एसबीआई के पास कितनी सहयोगी बैंक हैं? 10, 8, 7 या 5? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है 5। एसबीआई के पास उसकी टोटल 5 एसोसिएट बैंक हैं, सहयोगी बैंक हैं, जिसे एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसका पूरा टोटल। पहले एसबीआई वाला पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर ये लिखी हुई है एसबीआई, ठीक है, एसबीआई लिखा हुआ है। तो एसबीआई के साथ उसकी 5 एसोसिएट बैंक को मर्ज किया गया था। पहले 5 एसोसिएट बैंक के नाम सुन लो। एक है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, तो ये आपकी बैंक नंबर 1 हो गई।
एक है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, तो ये आपकी एसोसिएट बैंक नंबर 2 हो गई। उसके बाद एक है आपकी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ये आपकी एसोसिएट बैंक नंबर 3 हो गई। उसके बाद एक है आपकी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, तो ये आपकी एसोसिएट बैंक नंबर 4 हो गई। और फिर है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, तो ये आपकी एसोसिएट बैंक नंबर 5 हो गई। अब आप कहोगे साहब एक बैंक तो आपने छोड़ दी, भैया हमें पता है हमने छोड़ दी है, लेकिन सुनो, जब भी आपसे एसबीआई की एसोसिएट बैंक पूछी जाती है तो केवल यही पांचों का नाम आता है, इन्हीं पांचों को एसबीआई की एसोसिएट बैंक कहते हैं। जो इन 5 के अलावा जो छठी बैंक एसबीआई के साथ मिलाई गई थी उसका नाम था दोस्तों भारतीय महिला बैंक। तो स्टेटमेंट पता है कैसे बोली जाती है? एसबीआई के साथ 5 एसोसिएट बैंक मिलाई गई प्लस भारतीय महिला बैंक। तो भारतीय महिला बैंक को अलग काउंट किया जाता है, शॉर्ट में इसको बीएमबी कहते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एसबीआई की कितनी एसोसिएट बैंक है, तो साहब 5 है। भारतीय महिला बैंक अलग है, उसको मिला के 6 मत बोल देना, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, यहां पर अभी इसको जूम करूंगा, इसको अभी आप इतना लोड मत लीजिए, चाहो तो मैं कर भी देता हूं। ये बस मैंने ऐसे ही एक लिस्ट लगा दी थी, मुझे फिर बाद में लगा कि इसका कोई यूज नहीं है, नहीं पूछता इस प्रकार से ये प्रश्न, इतने सारे मर्जर आपसे नहीं पूछेगा, इसे आप कंप्लीटली इग्नोर करिए। आपको क्या इग्नोर नहीं करना है? आपको ये इग्नोर नहीं करना है कि भारत के अंदर कितनी सरकारी बैंक है वर्तमान में? 12, ये हमने देखा। अब इन 12 के नाम आप सभी के सामने एक दफा नाम पढ़ लेते हैं, फिर मैं ट्रिक से ये 12 के 12 आपको याद करवा दूंगा, ठीक है? चलो तो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं यहां पर। तो फर्स्ट कौन सी हो गई? पंजाब नेशनल बैंक। फिर देख लो बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई सीक्वेंस में याद नहीं करनी, बस 12 के 12 याद होना चाहिए। तीसरी कौन सी है? बैंक ऑफ इंडिया। चौथी कौन सी है? सीबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर कौन सी है? 5वीं कैनरा बैंक। उसके बाद कौन सी है? छठी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 7वीं कौन सी है? इंडियन ओवरसीज बैंक। 8वीं कौन सी है? पंजाब एंड सिंध बैंक। 9th कौन सी है? इंडियन बैंक। 10th कौन सी है? यूको बैंक। और 11th कौन सी है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और 12th कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, अर्थात लंच के बाद आना। अब ये 12 की 12 बैंकों के नाम आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, इतनी बेहतरीन ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलो देखते हैं, इन 12 के 12 नाम याद करते हैं जरा फटाक से। तो ये देखो, ये ट्रिक लिखी हुई है आपके सामने, ट्रिक टू लर्न ऑल 12 नेशनलाइज्ड बैंक, सभी 12 सरकारी बैंकों को याद करने की ट्रिक। जो मैंने यहां पर बोल्ड शब्द में लिखा है वो बैंक का नाम है, उसको याद रखिएगा, और बाकी सब ट्रिक का पार्ट है। अब आपको सर ट्रिक तो बहुत बड़ी है, ट्रिक बहुत बड़ी नहीं है, सारा एक एक शब्द लिखा है इसीलिए आपको देखने में बड़ी लग रही है, अन्यथा याद करने का सबसे शानदार तरीका है सुनना। पीएनबी वालों का बॉय। अब ये बॉय मतलब वो लड़का वाला बॉय मैं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन शॉर्ट में देखो बैंक ऑफ इंडिया, बॉय ठीक है, बॉय। तो पीएनबी वालों का लड़का, तो लड़का ना बोल के हम लोग क्या बोल सकते हैं? बॉय। और बॉय को बीओवाई ना लिख के बीओआई लिख देंगे, हमको याद रहेगा। पीएनबी वालों का लड़का बड़ौदा से, यहां पर हर बोल्ड शब्द क्या है? बैंक का नाम है, दिमाग में फिट करिएगा। तो पीएनबी वालों का बॉय बड़ौदा से महाराष्ट्र चला गया, वहां उसने अपना यूनियन बनाने के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है? तो वापस सुनेंगे, पीएनबी वालों का बॉय बड़ौदा से महाराष्ट्र चला गया, वहां उसने अपना यूनियन बनाने के लिए एसबीआई के मैनेजर को किनारे लगा दिया। कहां लगा दिया? किनारे लगा दिया, काम तमाम कर दिया, किनारे लगा दिया। तो सीबीआई उसके पीछे पड़ गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो सीबीआई उसके पीछे पड़ गई। फिर वो पंजाब होते हुए ओवरसीज यानी कि विदेश, ओवरसीज चला गया, लेकिन रहा वो फिर भी इंडियन, इंडियन मतलब इंडियन बैंक। बाद में उसने अपना नाम यूको रख लिया, खत्म। अब मैंने तो आपको एक एक वर्ड पढ़ पढ़ के बताया, नहीं तो बहुत सरलता से आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे? पीएनबी वालों का बॉय बड़ौदा से महाराष्ट्र चला गया, वहां उसने अपना यूनियन बनाने के लिए एसबीआई के मैनेजर को किनारे लगा दिया।
तो सीबीआई उसके पीछे पड़ गई, फिर वो पंजाब होते हुए ओवरसीज चला गया, मतलब विदेश चला गया, लेकिन रहा वो फिर भी इंडियन। बाद में उसने अपना नाम यूको रख लिया। अब आप देखो, ये पंजाब नेशनल बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, कैनरा बैंक हो गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गई, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गई, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गई, इंडियन बैंक हो गई और यूको बैंक हो गई। खत्म। आप ये ट्रिक याद कर लो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि भैया पहचानो इसमें से कौन सी बैंक सरकारी बैंक नहीं है। बिल्कुल आ सकता है ऑप्शन। एसबीआई वगैरह ऑप्शन में नहीं दे, आपको सरलता करेगा ही नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट ऑप्शन बनाएगा। एक में डाल देगा सीबीआई, एक में डाल देगा ओवरसीज, एक में डाल देगा यूको, है, एक में डाल देगा बीओआई। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोले कौन सी इसमें सरकारी बैंक नहीं है। तो कौन सी सरकारी बैंक नहीं है ये पहचानने के लिए आपको 12 की 12 सरकारी बैंक के नाम याद होने चाहिए टिप्स पे। तो आप बहुत आसानी से जो है क्वेश्चन यहां पर बना लोगे। और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। आज की वीडियो में थोड़े कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, और देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक दोस्तों बैंक हुआ करती थी सिंडिकेट बैंक, ठीक है, सिंडिकेट बैंक हुआ करती थी। सिंडिकेट बैंक को कब और किसके साथ मर्ज कर दिया गया, क्वेश्चन ये कहता है, क्योंकि ये रीसेंट मर्जर है बहुत ज्यादा। क्या सिंडिकेट बैंक को ये बहुत आप हल्के में मत लेना, सिंडिकेट बैंक को, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है सिंडिकेट बैंक। और सिंडिकेट बैंक का जब मर्जर हुआ था तो बहुत अफरा तफरी मची थी। तो सिंडिकेट बैंक को कब और किससे मर्ज कर दिया गया? क्या कैनरा बैंक से मर्ज कर दिया 2019 में, या बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया 2018 में, या इंडियन बैंक के साथ 2022 में मर्ज कर दिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के साथ 2021 में मर्ज कर दिया? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सिंडिकेट बैंक को आज के टाइम पे कैनरा बैंक के साथ ही माना जाता है, कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया था। और कब किया गया था ये काम? 2019 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, झड़ी लगी हुई है भैया, बहुत क्वेश्चन है आज की वीडियो में। उसके बाद देखते हैं कि आपको ये 4 नाम नीचे दे रखे हैं, इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी बैंक डेवलपमेंट बैंक नहीं है, यानी कि विकास बैंक नहीं है। अब देखो, एक ऑप्शन तो आप ये पहचान गए होंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक। अभी पीछे जो 12 सरकारी बैंक पड़ी थी उसमें से ये नाम था। अब देखो कितना आसान हो रहा है हमारे लिए पहचानने के लिए। अब चलो देखते हैं कि इनमें से कौन सी डेवलपमेंट बैंक नहीं है। तो मैं समझता हूं आंसर हमको मिल गया यार। स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और ये आईडीबीआई, ये आईएफसीआई, ये तीनों की तीनों डेवलपमेंट बैंक ही हैं। और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी डेवलपमेंट बैंक नहीं है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक एक डेवलपमेंट बैंक नहीं है, क्योंकि ये कौन सी बैंक है? ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। और चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, चाहे आरआरबी रीजनल रूरल बैंक हो, ये सारी अल्टीमेटली कौन सी बैंक होती हैं? कमर्शियल बैंक होती हैं। तो ये तो कमर्शियल बैंक है। और ये पूछ रहा है कि डेवलपमेंट बैंक कौन सी नहीं है, बताओ। तो बॉस हमने बता दी, ये कमर्शियल बैंक है, डेवलपमेंट बैंक नहीं। हो गया आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद ठीक है, यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। डेवलपमेंट बैंक समझा देता हूं मैं आपको। डेवलपमेंट बैंक वो होती हैं जिनका काम हमारे देश में विकास संबंधित होता है। हमारे देश में डेवलपमेंट बैंक को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया? टोटल 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ऐसी बैंक का निर्माण किया जाए जिनका उद्देश्य क्या हो? उद्योगों को बढ़ावा देना। दूसरी कैटेगरी है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, यानी कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैंक बनाई गई। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि हमारे देश से आयात और निर्यात ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए बैंक बनाई गई। उसके बाद फिर है हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक, यानी कि हमारे देश में आवास को कैसे बढ़ावा दिया जाए, हाउसिंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए बैंक बनाई गई। तो टोटल डेवलपमेंट करने के लिए जो बैंक्स बनाई गई हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो अभी फिर ऊपर अभी क्वेश्चंस आपने देखे थे, आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, ये सारी कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अगर क्वेश्चन टेढ़ा बना तो पता है कैसे बनेगा? आपसे ये तो आपसे उम्मीद करेगा कि आपको पता हो कि डेवलपमेंट बैंक की इंडिया में कितनी कैटेगरी है। तो बोले 4 कैटेगरी है साहब, आपको पता है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कैसे बोल देगा? क्वेश्चन हो सकता है ऐसे बोल दे कि आईडीबीआई और सिडबी, आईडीबीआई और सिडबी, ये 2 ऑप्शन आपको क्वेश्चन में ही देगा कि आईडीबीआई और सिडबी निम्नलिखित में से डेवलपमेंट बैंक की किस कैटेगरी में आती है? आईडीबीआई एंड सिडबी फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ डेवलपमेंट बैंक? हिंदी में भी बता देता हूं कि आईडीबीआई और सिडबी विकास बैंकों की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है?
4 ऑप्शन का होता है और 4 ही कैटेगरीज हैं, 4 के, ये 4 कैटेगरी के नाम लिख के दे देगा आपको, पूछेगा बताओ कौन सी कैटेगरी में आती है, हाउसिंग में आती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आती है, एग्रीकल्चर में आती है, इंडस्ट्रियल में आती है, तो सही आंसर क्या होगा उस केस में, इंडस्ट्रियल। तो क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है। तो दोस्तों यहां पर आज का ये वीडियो हो जाती है समाप्त। मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है। 28 लेक्चर इस सीरीज में आज हमने समाप्त कर दिए हैं। 2 लेक्चर और हो जाएं तो हमारा 30 का टारगेट भी जो है वहां पर पूरा हो जाएगा। इससे पिछले लेक्चर्स को भी एंजॉय करिएगा। और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमेंट सेक्शन में हमारा ऐप डाउनलोड करने की लिंक दी हुई है। 2023 में पिछले साल पूरा मेंस हमने 800 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया था बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, विद नोट्स, विद नोट मेकिंग, विद प्रिंटेड नोट्स, विद लेक्चर, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसी प्रकार से हमारा 2024 का भी कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस कोर्स चल रहा है कि अगर बॉस आपका लक्ष्य लंबा है और आप सिर्फ प्रीलिम्स या कहीं और एक छुटका मुटका आप निकालना नहीं चाहते, पूरा एग्जाम आप टारगेट करना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की जरूरत पड़ेगी, और जो कि हर हमेशा आपके लिए उपलब्ध है हमारे ऐप में। तो ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स ज्वाइन करिए, उसका लुत्फ उठाइए। और कोई भी डाउट रहे तो मेरा फ़ोन नंबर शायद मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं होता है, तो आप मुझसे भी डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।